साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक एमपीपीएससी 2020 और 2021 के दृष्टिकोण से साइबर सिक्योरिटी। देखिए, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये नया टॉपिक जोड़ा गया है और इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको कहीं देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसलिए हम आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियो हम इसके ऑब्जेक्टिव की अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है, साइबर के अपराधों से स्वयं की सुरक्षा करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है साइबर क्राइम, ऑप्शन बी है साइबर सिक्योरिटी, ऑप्शन सी है साइबर स्पेस, या फिर ऑप्शन डी है ई साइबर। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर बी यानी कि साइबर सिक्योरिटी कहलाता है साइबर के अपराधों से स्वयं की सुरक्षा करना। अब देखिए, अगर आपको इस प्रश्न को समझना है तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि साइबर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आइए आपको बताते हैं कि साइबर के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो देखिए, कंप्यूटर, इंटरनेट, आईटी टूल्स से संबंधित सभी चीज़ें साइबर के अंतर्गत आती हैं। तो कंप्यूटर या फिर इंटरनेट या आईटी टूल्स की मदद से अगर कोई हमारे कंप्यूटर को हैक करता है, उससे अपनी सुरक्षा करना ही क्या कहलाता है? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। उम्मीद करते हैं ऊपर वाला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीति आयोग के अनुसार साइबर अपराधों को कितने प्रकार में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है बी यानी कि 4 प्रकार से बांटा गया है नीति आयोग के अनुसार। ये करंट का प्रश्न है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब कौन कौन से अपराध हैं वो आइए देखते हैं। तो देखिए, साइबर जासूसी, साइबर हमला, साइबर आतंकवाद, साइबर युद्ध, ये 4 प्रकार जो है नीति आयोग ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि 4 प्रकार के साइबर अपराध हो सकते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा साइबर अपराध नहीं है, और इन 4 के अलावा एक और कोई दिया होगा, ठीक है। तो जो दिया होगा वो आपका आंसर नहीं होगा, ठीक, वही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है साइबर टेररिज्म, ऑप्शन बी है साइबर अटैक, ऑप्शन सी है साइबर वॉरफेयर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। आंसर इसका ए यानी कि साइबर टेररिज्म कहलाता है। देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से अगर कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कुछ आतंकवादी बहुत टेक्निकल माइंड के होते हैं, मतलब कि बहुत अच्छी डिग्री यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी में प्राप्त कर चुके होते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो वो साइबर क्राइम जब करते हैं तो वो कंप्यूटर की मदद से कोई भी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसी प्रक्रिया को साइबर टेररिज्म कहा जाता है, ठीक है। जब साइबर की मदद से कोई आतंकवादी गतिविधि की जाए तो उसे साइबर टेररिज्म कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में बिना अनुमति प्रवेश करने को, अनाधिकृत पहुंच बनाने को क्या कहते हैं? थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, आइए हम आपको समझाते हैं। इसमें यह बोला गया है कि आपकी अनुमति के बिना अगर कोई आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है, आपकी चीजें देख रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है रैगिंग, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है हैकिंग, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सी यानी कि हैकिंग कहलाता है। आप जानते भी होंगे हैकिंग के बारे में, मगर आप जैसे कि आपने किसी को अनुमति नहीं दी कि आपके कंप्यूटर की कोई चीज़ें देख सके, लेकिन फिर भी वो कहीं दूर बैठ करके आपके कंप्यूटर की सारी चीज़ें देख रहा है, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं, ठीक है। देखिए, चलिए अगला प्रश्न है, व्हाइट हैट हैकर्स का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है टर्मिनल हैकर्स, ऑप्शन बी है एथिकल हैकर्स, ऑप्शन सी हैक्टिविस्ट, ऑप्शन डी है हैप्पियर हैकर। इसका सही आंसर है बी यानी कि एथिकल हैकर कहते हैं व्हाइट हैट हैकर्स को। आइए आपको जानकारी देते हैं व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में। देखिए, अच्छे कामों के लिए, सिस्टम की कमियों का पता लगाने के लिए जब हैकिंग की जाती है तो उसे व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर व्हाइट हैट हैकर्स को या फिर एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं, किस लिए? कि वो उनके कंप्यूटर को हैक करें और ये देखें कि कहाँ पर कमी आ रही है, जिसकी वजह से दूसरे हैकर्स उनके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। फिर उस कमी को सुधार लिया जाता है। तो ऐसी जो कमियों को दर्शाने वाले, ऐसी इस वजह से जो है कंप्यूटर को हैक करने वाले हैकर्स जो होते हैं वो व्हाइट हैट हैकर्स कहलाते हैं, और इन्हें एथिकल हैकर्स भी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को हैक करने के लिए मौजूदा कंप्यूटर कोड का उपयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्क्रिप्ट किडीज, ऑप्शन बी है कोड किडीज, ऑप्शन सी है की लॉगर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि एक मिनट रुकिएगा, जो आपका स्क्रिप्ट किडीज है वो ऐसे कार्य करते हैं। अब स्क्रिप्ट किडीज का मतलब क्या है? किडीज शब्द आ रहा है ना, तो किडीज से आप याद कर लीजिए, किडीज का मतलब होता है बच्चे। तो देखिए, ऐसा व्यक्ति होता है जिनका अपना खुद का कोई कोड नहीं होता है, ठीक है, ना ही वो खुद की स्क्रिप्ट बना पाते हैं, बस जो पहले से कोड और स्क्रिप्ट मौजूद होती हैं उन्हीं को कॉपी करके जो है कंप्यूटर को हैक करते हैं। तो ऐसा काम कौन कर सकते हैं? बच्चे ही होते हैं। अब बच्चे जो होंगे वो मतलब कहाँ से अपना कोड बनाएंगे, कहाँ से अपनी मतलब कि कोई भी चीज़ करते हैं, तो वो स्क्रिप्ट किडीज होते हैं, ठीक है। उनका खुद का कोई कोड नहीं होता है, ना ही खुद की कोई स्क्रिप्ट होती है, बस
वो दूसरे की कोड का यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटर को हैक करने के लिए, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट किडीज कहते हैं, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। देखिए यही डिस्क्रिप्शन ही बताया कि इनके खुद की कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है, क्योंकि उनके पास खुद का लिखने की विशेषज्ञता का अभाव रहता है। पहले से मौजूद कंप्यूटर कोड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनकी इतनी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि अभी नए नए आए होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो दूसरे के ही कंप्यूटर का कोड यूज करते हैं हैक करने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हैकिंग की दुनिया में नए नए आए जो हैकर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है व्हाइट हैट हैकर्स, ऑप्शन बी है ग्रीन हैट हैकर्स, ऑप्शन सी है स्टेट स्पॉन्सर्स हैकर्स, ऑप्शन डी है ब्लू हैट हैकर्स। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि ग्रीन हैट हैकर्स होते हैं। अब ग्रीन हैट हैकर्स क्या होते हैं, तो इन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये अभी अभी नए आए होते हैं, ठीक है, हैकिंग की दुनिया के बच्चे होते हैं। ये मान लीजिए कि ये जो है दुनिया में नए नए आए होते हैं, हैकिंग की दुनिया में नए नए आए होते हैं और प्रतिदिन अपने कौशल को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये दूसरों से सीखते हैं कि कैसे हैकिंग करनी है, उनकी अनुमति लेकर के, उनसे पूछ करके सीखते हैं कि भाई मुझे हैकिंग सिखा दो। तो ये नए नए आए होते हैं, ठीक है। फिर ये प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, फिर अपना कोड बनाना सीखते हैं, बाकायदा एक मतलब टेक्निकल मतलब शुरू से लेकर के चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। और अपने कौशल में डे बाय डे अपनी कौशल क्षमता में जो है विकास करते रहते हैं। इनको क्या कहते हैं, ग्रीन हैट हैकर्स कहते हैं, जो नए नए सीखने आए हुए होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि ग्रीन हैट हैकर्स किसे कहते हैं, और ये लिखने के लिए भी आ सकता है आपके एमपीपीएससी मेंस में, ठीक है। चलिए देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक आप बाद में भूल जाते हैं लाइक करना, ठीक है। अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे मैटर को कलेक्ट करना, फिर आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाना, फिर ऑप्शन क्रिएट करना बहुत मेहनत का काम है, इसलिए एक बार लाइक के बटन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, वायरस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन है रॉन्ड जैन, ऑप्शन बी है ई फर्मी, ऑप्शन सी है फ्रेंड कोहेन, ऑप्शन डी है मैडम क्यूरी। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि फ्रेंड कोहेन ने वायरस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वायरस शब्द के जन्मदाता कौन है, तो फ्रेंड कोहेन जो है वो वायरस के जन्मदाता हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। जब एक कंप्यूटर वायरस के अंदर प्रवेश करता है तो इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है आपके सिस्टम के ऊपर। ऑप्शन ए है कंप्यूटर स्वतः रिबूट हो जाता है, ऑप्शन बी है वेब ब्राउजर असामान्य गलत पेज खोल देता है, ऑप्शन सी कंप्यूटर मेमोरी की सही स्थिति नहीं बताता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आंसर की बात करते हैं, आंसर है इसमें से डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जैसे ही आपके सिस्टम में कोई वायरस चला जाएगा तो क्या होगा, कंप्यूटर आपका स्वतः अपने आप ही रिबूट होने लगेगा, ठीक है। वेब ब्राउजर पे आप कुछ और सर्च करेंगे, कुछ और दिखाएगा, और आपकी कंप्यूटर मेमोरी आप कुछ देर पहले देखेंगे तो 1 GB मेमोरी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद आप जब देखेंगे तो 10 GB मेमोरी भर जाएगी। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि जो कंप्यूटर वायरस होता है ना, वो एक प्रकार का प्रोग्राम होता है, वो अपने अंदर ही नए नए प्रोग्राम क्रिएट करते चले जाता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम की जगह को घेरता जाता है। इस वजह से आपकी मेमोरी ज़्यादा दिखाई देने लगती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फिर से प्रश्न नंबर 9 ही डल गया है, लेकिन हालांकि ये प्रश्न नंबर 10 है। तो केवल एप्पल मैकिन्टोश को प्रभावित करने वाला वायरस कौन सा है। ऑप्शन ए है डिस्क वॉशर, ऑप्शन बी है आई लव यू, ऑप्शन सी है मैक मैग, या फिर ऑप्शन डी है माई डूम। आंसर की बात करते हैं, आंसर है मैक मैग। अब देखिए ये तो कह सकते हैं वीआईपी मतलब कि वायरस हो गया, क्यों, क्योंकि स्पेशली फॉर एप्पल मैकिन्टोश के लिए बनाया गया है, ठीक है। स्पेशल जो आपका एप्पल का वो होता है, आपका लैपटॉप होता है, एप्पल का मोबाइल होता है, उनके लिए ही बनाया गया है। कौन सा, मैक मैग, ठीक है। अब ये करता क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। तो ये मॉनिटर पर शांति संदेश देकर के बंद हो जाता है, यानी कि जैसे आप एप्पल का कोई लैपटॉप चला रहे हैं तो थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा, और भाई क्या कर रहा है, और ब्लिंक होकर के चला जाएगा। आप कहें ये क्या था यार, फिर थोड़ी देर बाद एक मैसेज आएगा, भाई नाश्ता किया क्या मतलब कि शांति संदेश देता है, कहता है गुस्सा नहीं करना चाहिए, फ्लैश होकर के फिर चला जाता है। तो मतलब कि ये एप्पल वाले स्पेशली फॉर एप्पल के मॉनिटर के लिए, एप्पल के मोबाइल के लिए ये बनाया गया है मैक मैग नाम का, ठीक है। और ये शांति संदेश देकर के बंद हो जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि शांति संदेश देने वाला कौन सा वायरस है, तो मैक मैग जो है वो शांति संदेश देने वाला वायरस होता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 या फिर 11। 6 मार्च का वायरस किसे कहा जाता है। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, ऑप्शन बी है जॉनी वॉकर, ऑप्शन सी है माई डूम, ऑप्शन डी है मैक मैग। आइए देखते हैं आंसर। आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है ए, यानी कि माइकल एंजेलो जो है उसे 6 मार्च का वायरस कहते हैं। क्यों कहते हैं आइए बताते हैं। तो यह वायरस 6 मार्च को माइकल एंजेलो की जन्मतिथि पर एक्टिव होता है, इसलिए इसे 6 मार्च का वायरस कहते हैं। अब देखिए क्या हुआ था, एक बार जो माइकल एंजेलो की गर्लफ्रेंड है वो उनका बर्थडे भूल गई थी, तो माइकल एंजेलो ने क्या किया, इन्होंने अपने बर्थडे पर एक वायरस बनाया और उस वायरस को उनके जो कंप्यूटर है उसमें डाल दिया। अब क्या होता है, वो हर 6 मार्च को उनके स्क्रीन पर फ्लैश होता है माइकल एंजेलो, तो उनको याद आ जाता है कि हाँ इस दिन माइकल एंजेलो का बर्थडे है, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बनाया तो उन्होंने केवल उन्हीं के लिए था, लेकिन वो धीरे धीरे फैलता गया और मतलब कि सभी कंप्यूटर में पहुंच गया है, और 6 मार्च के दिन जो है ये वायरस एक्टिव होता है और उस पर लिख करके आता है माइकल एंजेलो, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 6 मार्च का वायरस किसे कहते हैं, तो माइकल एंजेलो को जो है 6 मार्च का वायरस कहते हैं। मतलब कैसे कैसे वायरस बना दिया है, ठीक है।
तो ये थी बेहतरीन क्लास, 10 प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए। इससे पहले ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस की भी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। एमपी फतेह एग्जाम करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, चैनल के अंदर जाकर के सर्च करेंगे आप तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये सारे वीडियो उसी में जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियो उसमें पड़े हैं और ये वीडियो भी उसी में जा रहा है, तो आप सारे वीडियो जाकर के उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके बाद यूपीएसआई के लिए स्पेशल आईपीसी हम शाम को लेकर के आने वाले हैं। बेसिक क्लास, कौन कहता है आईपीसी कठिन होती है, आईपीसी को हम सरल भाषा में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो अब लगातार आती रहेंगी। एमपीपीएससी प्री के लिए, एमपीपीएससी मेंस के लिए आपको यूनिट 9 को लेकर के कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। नमस्कार।